स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ साइंस है ना, 8 क्लास का साइंस सूक्ष्म जीव तीसरा चैप्टर है यह है ना। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तीसरा चैप्टर का आज MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन देखेंगे। तो कुछ दिनों से साइंस नहीं हो पा रहा था, उधर मैथ से पढ़ा रहे थे। मैथ में 8-9 चैप्टर हो गया। अब मैथ को आराम से करेंगे, साइंस भी आराम से, साइंस भी हो जाएगा है ना। समय बहुत है इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आराम से इस महीना में तो नहीं, लेकिन अगले महीना 15 तारीख 20 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा मैथ साइंस दोनों। उसके बाद फिर SST सब देखेंगे, कोई दूसरा सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव पढ़ा चुके हैं चैप्टर, ना देखो तो देख लीजिएगा अगर चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो। फिलहाल इसमें जो MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन यानी टिक लगाने वाला क्वेश्चन आता है वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अच्छा सूक्ष्म जीव थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब होता है बहुत ही छोटा जीव, छोटा भी नहीं कह सकते, एकदम सूक्ष्म है ना। तो बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा को सूक्ष्म कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव मतलब सब बहुत छोटा जीव। कितना छोटा? तो इतना छोटा कि उसको हम नंगी आँख से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप द्वारा उसको देखा जाता है। तो इतना छोटा होता है। कहाँ रहता है वो? तो वो हर जगह रहता है। पानी में भी उपस्थित है, वायु में भी है, और सजीव निर्जीव सभी का शरीर में भी है। ठंडा जगह में भी है, गर्म जगह में भी है, यानी हर जगह है। मानव शरीर में भी है, शरीर के बाहर चमड़ा में भी है, शरीर के अंदर भी है ना। हर जगह है, लेकिन दिखाई नहीं देता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई नहीं देते, हर जगह उपस्थित होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यानी सूक्ष्म जीव हमारे उपयोगी है। जैसे शरीर के अंदर है एंजाइम सब, तो हमारे उपयोगी है। जीवाणु सब है, बैक्टीरिया सब, एंजाइम बोलते हैं। बैक्टीरिया सब शरीर के अंदर है, तो वो हमारे लिए उपयोगी है, जो पाचन का काम करते हैं। कुछ है जीवाणु जो हानिकारक है, जो बीमार कर देते हैं, ठीक है। तो हानिकारक भी है और लाभदायक दोनों भी है, ठीक है। चैप्टर पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से समझा चुके हैं। क्वेश्चन में आते हैं तो ब्रेड यानी डबल रोटी, इडली फूल जाता है। देखिए ब्रेड देखे होंगे फूला हुआ रहता है ना। ब्रेड या डबल रोटी जो रहता है वो फूला हुआ रहता है। तो फूलता क्यों है? तो उसमें ईस्ट आ जाता है ना। ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण फूलता है। जब देखिए इडली या ब्रेड ये जो फूल जाता है, तो उसमें जो फूलता है वो क्यों फूलता है? तो आपको सूक्ष्म जीव के कारण है ना। सूक्ष्म जीव ईस्ट बहुत सारा ज़्यादा वृद्धि होता है यार। कौन सा सूक्ष्म जीव? तो ईस्ट है ना, ईस्ट। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैल सकता है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? तो ऐसा बीमारी जो एक संक्रमित व्यक्ति से अच्छे व्यक्ति यानी स्वास्थ्य व्यक्ति में जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, तो वैसे बीमारी को संचरणीय रोग कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं ना, कम्युनिकेबल डिजीज यानी संचरणीय रोग, चलने वाला रोग, एक से दूसरे में ट्रांसफर होने वाला रोग। जैसे अभी कोरोना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पूरा दुनिया में पहुंच गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि, ऐसा सूक्ष्म जीव जो क्या करता है, बीमारी पैदा करता है। तो बीमारी जो पैदा करता है वैसे जीव को नष्ट करने के लिए जिस दवा का, जिस औषधि का प्रयोग करते हैं उसको प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बीमार होते होंगे तो डॉक्टर पास जाने से दवा देता है, उसके बाद बोलता है साथ में एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं। तो एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखिए दवा जो दवा दिया वो दवा तो समझिए जिस बीमारी का दिया वो बीमारी उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें जो जिस जीवाणु कारण, जिस जीव के कारण, बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया के कारण वो बीमारी पैदा हुआ, अगर वो बैक्टीरिया को ना मारा जाए तो दवा खाइएगा ठीक होइएगा, फिर से बीमार हो जाएगा। काहे कि जीवाणु तो है ही है जो बीमार किया था, वो अगर शरीर में मौजूद ही है तो फिर बीमार कर देगा। एक बार बीमार किया तो दूसरा बार बीमार करने में क्या जाता है उसको, है ना। तो इसीलिए क्या करता है, एंटीबायोटिक देता है। तो एंटीबायोटिक क्या है? तो उस जीव को जो बीमारी पैदा कर रहा है उसको वो मार देता है, आवासन में किल मार देता है। तो उसको कहते हैं
क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक, यानी कि प्रतिजैविक। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक का खोज किया? तो सबसे पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था 1918 में, नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, सबसे पहले एंटीबायोटिक का खोज याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जिस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा एंटीबायोटिक खोजा गया? पेनिसिलिन। कौन खोजा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा। कौन सा ईस्वी में? 1928 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है पोलियो का कारक है, पोलियो कारक है, यानी पोलियो किससे होता है? तो वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से पोलियो होता है, याद रखिएगा। छठा है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक मतलब वही एंटीबायोटिक, कौन सा है? कौन है? देखिए, पहला है ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, इधर नहीं है, ऐसा तो एंटीबायोटिक कभी नहीं सुने, केमिकल है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, बाकी एल्कोहल तो नहीं है, ईस्ट तो सूक्ष्म जीव है ना, एल्कोहल शराब है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का नाम। सर्वप्रथम चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो चेचक का खोज कौन किया था? चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर, है ना, एडवर्ड जेनर, याद रखिएगा। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीके की खोज की। कौन सा टीका? चेचक का टीका। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया थी? तो अभी ये क्वेश्चन था, सबसे पहला प्रतिजैविक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। कौन सा? तो पेनिसिलिन, है ना। पेनिसिलिन प्रतिजैविक का खोज किसने की? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अभी आया था। अच्छा, उसमें उल्टा था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था? पेनिसिलिन का, है ना। तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया अगर पूछ दिया तो किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अच्छा, ये जेनर है, ये ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है किण्वन की खोज किसने की थी? ये किण्वन का खोज बताए थे लुई पास्चर ने किया, है ना। किण्वन क्या होता है? तो शुगर यानी चीनी को अल्कोहल में बदलना। शुगर को अल्कोहल में बदलने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसको किण्वन कहते हैं। ठीक है, तो उसका खोज लुईस पास्चर ने किया था। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? देखिए, फिर क्वेश्चन में पूछ दिया। अभी बताएं कि चीनी को यानी शुगर को अल्कोहल में चेंज करना ही क्या कहलाता है? किण्वन, है ना। तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के, है ना। किण्वन कहलाता है यार। किण्वन का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। एड्स बीमारी है, वो कैसे फैल सकता है? तो पहला ऑप्शन है भोजन साझा करने से, नहीं, जूठा से ये नहीं फैलता है। ठीक है, कंघी साझा करने से, नहीं, ये नहीं फैले। मच्छर काटने से, तो नहीं, ये खून से चढ़ता है, ब्लड से। ठीक है, तो एड्स जो फैलता है एक आदमी से दूसरे आदमी में, वो खून से, ब्लड से। ठीक है, या शारीरिक संबंध से, यानी स्पर्म या ओवम में उसका संक्रमण रहता है तो उसके द्वारा फैलता है, या ब्लड से। तो ये 12 नंबर हो गया। 13 नंबर है संचारी रोग के सबसे मुख्य कारण। संचारी रोग यानी जो फैलता है एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर होता है, वैसे बीमारी को संचारी रोग, उससे पहले क्वेश्चन आया था। तो इसको फैलने का सबसे मुख्य कारण बोला, मुख्य कारण तो घरेलू मक्खी है, ये माछी बहुत बदमाशी है ना, यही सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाता है। गंदगी में बैठा आके भोजन में बैठ गया है, अब वहाँ से जीवाणु छोड़ दिया भोजन में, भोजन खा गए तो हो गया बीमार। ठीक है, तो ज़्यादातर इस चलने वाला बीमारी को फैलाता है मक्खी। हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, है ना। हैजा किसके द्वारा? तो जीवाणु, बैक्टीरिया द्वारा। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग, तो वायरस द्वारा होने वाला रोग बहुत सारा है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार देखिए, टाइफाइड ये नहीं है, पोलियो है ना, पोलियो वायरस से होता है। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य, बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड होता है ना, टाइफाइड बीमारी बैक्टीरिया द्वारा होता है। मलेरिया, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो मलेरिया का मकड़ी काटने से तो नहीं होता है, मच्छर के काटने से होता है, सभी को पता होगा। दूध के दही में परिवर्तन करने वाला सूक्ष्म जीव, तो
तो दूध को दही में जो बदलता है वैसे सूक्ष्म को लैक्टोबैसिलस कहते हैं। याद रखिएगा, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस। ठीक, अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार के लिए किया जाता है? तो किस पत्ते का रस मलेरिया और डेंगू के उपचार के लिए? तो गिलोय, सिनकोना पेड़ का छाल। सिनकोना पेड़ का छाल से भी कुछ बनता है, मलेरिया का ही शायद बनता है। तो सिनकोना से भी बनता है, लेकिन मलेरिया से, मलेरिया और डेंगू दोनों है, तो ये गिलोय से। डेंगू परजीवी वाहक का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू किसका वाहक है? तो मादा एडिस मच्छर डेंगू का वाहक। वाहक मतलब जो डेंगू को लाता है, वाहक मतलब ले जाने वाला है ना। तो डेंगू का जो भी परजीवी है जिसके कारण डेंगू होता है, उसको लाता कौन है? तो मादा एडिस मच्छर है ना। और मलेरिया कौन लाता है? तो मादा एनोफिलिस मच्छर। तो मैंने दोनों बीमारी को मादा मच्छर ही करती है ना, मलेरिया और परजीवी तो मलेरिया और डेंगू दोनों है ना। तो मादा, समझ में आ रहा है ना मादा क्या है? तो मादा से इसलिए बच के रहना चाहिए, लेकिन आजकल के लड़कों ने मादे का पीछे पड़ा रहता है तब काट देती है, खतरनाक वाला। तो काटती है ना, जो मच्छर काटता है, काटती है, काटता नहीं, काटती है। क्यों? क्योंकि वही काटती है, फीमेल, मेल नहीं, है ना। और मेल अगर काट भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ नहीं होता है। मादा मच्छर काट दी तो फिर समझिए मलेरिया या डेंगू है ना। तो मादा मच्छर के काटने से बीमार होता है, मादा नर मच्छर से नहीं, है ना। तो इसलिए मादा से बच के रहिएगा, मादा मच्छर से भी। और मादा ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये तो पता है। पैकेटों थैलियों में आने वाले तो दूध को खराब होने के बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो पास्चुरीकरण किया जाता है। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी तथा पौधों तथा जंतु में परिवहन का संपूर्ण प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र भी बताए थे। तो इतना ही क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक आध बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। बैक भी कर दे रहे, पहला पेज करना ले पाए हो तो ले लीजिएगा। इससे डिस्क्रिप्शन में दे देने से बहुत, डाउनलोड भी बहुत कोई बोलते नहीं होता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहला पेज हो गया और ये हो गया, ये दूसरा पेज ले लीजिए, ये ठीक है। हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हाँ ले लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।